Hi friends, this is Soumi and you are watching Soumi's Tech Tip. Again मैं आ गई हूँ सेकेंड वीडियो के साथ जो कि होगा केमिस्ट्री के ऊपर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आई होप कि मेरा वॉइस अच्छे से आ रहा होगा। तो पिछला वीडियो कैसा लगा मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ आपसे। आई होप अच्छा लगा होगा। कॉन्सेप्चुअल था और केमिस्ट्री तो और भी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होता है। उसके लिए ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं बच्चों को हमेशा बताती हूँ कि आता तो सिर्फ एनसीईआरटी से है, इससे बाहर नथिंग इज़ गोइंग टू कम। कि जो भी पढ़ रहे हो ना उसको बार बार पढ़। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। तो केमिस्ट्री के साथ शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू सेट में लाऊंगी ताकि बच्चों को ना कम वक्त पे बिल्कुल सॉलिड टाइप का एमसीक्यू का प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। चलिए श्री गणेश करते हैं इसका। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेटल्स। मेटल्स के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है। तो मेटल्स के बारे में आप क्या जानते हो। सबसे पहले मैं आप कुछ कॉन्सेप्ट बताती हूँ आपको। देखिए जो भी मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स एक होते हैं मेटल्स, दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे आप सॉल्ट समझते हो। सॉल्ट मतलब जैसे मैं बोली NaCl, सोडियम क्लोराइड। हम हमेशा Na के ऊपर एक प्लस रखते हैं एंड क्लोरीन के ऊपर एक माइनस लगते हैं। मतलब क्या, ये Na इलेक्ट्रॉन देता है तो ये क्लोरीन इसी इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। आपको पता है कि Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, कितना होता है 11। इसे अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो 281। ये 1 बहुत मोबाइल होता है। यू रियली हैव टू मेक इट स्टेबल। तो इसको कितना चाहिए, इसको 7 चाहिए। एंड क्लोरीन का कितना होता है 17। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो 287। तो ये 7 इसके साथ ये 1 और ये 7 जब एक दूसरे का जोड़ी बनाता है दे गेट वेरी स्टेबलाइज्ड। और जब स्टेबलाइज हो जाते हैं ना तो इनको किसी की नीड ही नहीं पड़ती। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। जहाँ ट्रांसफर हो जाता है, जहाँ अनइक्वल ट्रांसफर होता है उसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो आप क्या समझे, मेटल लेता है कि देता है। मेटल हमेशा देता है। तो क्या होगा, उसके पास क्या होगा, पॉजिटिव आयंस होंगे उसके पास। एंड नॉन मेटल्स के पास क्या होगा, नेगेटिव आयंस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। इसके वैसे और थोड़ा जूम कर देती हूँ जहाँ पूरा फोकस आपको एक ही क्वेश्चन पे रहे। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो इसका ऑप्शन है ए। इसका ऑप्शन है ए, मेटल्स फ्रॉम पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं। ठीक है, तो अब दिमाग लगाना। गोल्ड की ज्वेलरीज कैसे बनती है, क्या होता क्या है उनमें, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, लस्टर, सोच के बताना। तो इसका आंसर है ऑल। ऑल क्यों, क्योंकि आप गोल्ड को वायर्स में करते हो, झुमके बनाते हैं, मेलेबल होता है, अच्छे से शेप ले लेता है। एंड लस्टर, सोना चमकेगा नहीं तो सोना कैसे कहलाएगा, है ना। तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे अवेलेबल है। चल अब आ जाते हैं हम और सारे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन 4 को देखो। एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। सही। विच आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। हम एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना खाते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो हमें हेल्प करेगी, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, गुड थर्मल कंडक्टर। हाँ, क्योंकि हमें गरम गरम खाने रखने होते हैं, ये तो सही है। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नहीं, इसकी कोई नीड नहीं। डक्टिलिटी, इसकी भी कोई नीड नहीं। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाँ, क्योंकि गरम खाना रखे और वो पिघल गया, वो बर्तन पिघल गया, तो ऐसे तो काम नहीं होगा। उसका आंसर होगा डी, मतलब 1 and 4। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो ये ना बिल्कुल जीके टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा टंगस्टन। अब बताओ टंगस्टन कहाँ मिलता है, कहाँ कहाँ आपने देखा होगा टंगस्टन को, कहाँ टंगस्टन कहाँ होता है, कहाँ देखा होगा आपने। टंगस्टन हमें मिलता है फ्यूज में, अगर याद हो तो टंगस्टन फ्यूज में आपको मिलता है। ठीक है, याद रखना। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी। इसका आंसर है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी ही है
सोडियम की क्या प्रॉपर्टी होती है? सोडियम इज वेरी सॉफ्ट, नाइफ से काटा जा सकता है। गोल्ड तो ज्वेलरी मेकिंग, सिल्वर ज्वेलरी मेकिंग, सिल्वर इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी याद रखना है, ठीक है। चल, इसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन शोज दैट गिवन ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बताओ। एम्फोटेरिक इन नेचर क्या होता है? एम्फोटेरिक इन नेचर, तो एम्फोटेरिक इन नेचर का मतलब है कि इसका जो ऑक्साइड है ना, इसका ऑक्साइड बोथ बेसिक एंड एसिडिक रिएक्ट करता है। मैं बताती हूँ। जैसे हमें पता है कि मेटल ऑक्साइड एक्चुअली होते हैं, कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड अगर कोई होता है, अगर कोई एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, तो ये दोनों बेसिक प्लस एसिडिक नेचर कैरी करता है। तो इनमें से कौन सा होगा? मैं तो एग्जांपल ही दे दी यहाँ पे, बता दो, बहुत इजी है। तो इसका आंसर है बोथ बी एंड सी, क्योंकि दिख ही रहा है कि यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्ट किया है, यहाँ पे बेस के साथ रिएक्ट किया है, ठीक है। और जो ऑक्साइड के, ये ऑक्साइड दोनों के साथ रिएक्ट किया है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन शुड बी ऑब्टेन्ड on prolonged reaction of iron with steam? हाँ, very particular question, it's a very particular question। स्टीम के साथ रिएक्ट, देखो स्टीम एक्चुअली होता क्या है? स्टीम एक्चुअली वाटर ही होता है, पर वाटर का अलग फॉर्म। कभी कभार ऐसा होता है कि वाटर को लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हैं, कभी स्टीम फॉर्म में यूज़ करते हैं, डिपेंड करता है कैसा केमिकल रिएक्शन हो। तो इसको आपको जानना चाहिए, इसका आंसर सी है। इसको आपको जानना चाहिए। ये वेल्डिंग में काम आता है। किस में काम आता है? वेल्डिंग में काम आता है। रेल की पटरी को जब जोड़ते हैं ना, ऐसे करके आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन में, कभी देखना, यहाँ से उस लिक्विड को दिया जाता है, तो पटरियों को जोड़ने के लिए ये यूज होता है। क्वेश्चन 9, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर? कैल्शियम को वाटर के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले याद रखो, यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट है, इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विद वाटर। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद, रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? KNA CA, जो भी रिएक्टिविटी सीरीज है, तो ये शायद इसका आंसर क्या हो सकता है? रिगर्सली तो नहीं करता, वायलेंटली नहीं करता, कि सोडियम सबसे ज़्यादा वायलेंटली करता है, सोडियम एंड पोटेशियम सबसे ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट करता है, तो हाँ, ये लेस वायलेंटली तो रिएक्ट करेगा। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्ड टू स्टिक इन द सर्फेस ऑफ कैल्शियम, हाँ, ये भी पूरी तरह सही है। ये दोनों चीज़ें होती है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ सोडियम एक्सेप्ट Na एंड Mg? इसमें से कौन सा एसिड है जो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा? हाइड्रोजन गैस जो नहीं देगा, इसमें से देखो पहले सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं कि नाइट्रिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, फिर HCl सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए ए। ठीक है, समझ में आ रहा है? 10 क्वेश्चन हो गए, वेरी गुड। फिर आते 11th क्वेश्चन में, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन A2O3 प्लस Cl। करके देखो। चल 11 क्वेश्चन करते हैं। 11 क्वेश्चन में Al2O3 प्लस HCl क्या होगा? तो इस इक्वेशन को बैलेंस करके देखो। सबसे पहले एक आइडिया तो आ जाता है कि AlCl प्लस H2 ऐसा कुछ तो होना ही वाला है। इसको बैलेंस करके देखते हैं। तो 3, देखो मैं यहाँ पे 3 लगाऊंगी तो यहाँ पर भी 3 लग जाएगा, यहाँ 6 होना, ये तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे 6 लगाना पड़ेगा। यहाँ 6 लगा दिया तो Cl भी 6 हो जाएगा, 6 Cl 6 हो जाएगा, तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा तो Cl3, हाँ ये मैच हो गया, ये हो गया। एंड यहाँ पे हाइड्रोजन 6, यहाँ हाइड्रोजन 6, ये हो गया। O यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, H यहाँ पे 6, हाँ अब ये बैलेंस हो गया। तो थोड़ा मैच करके देखो कहाँ है। इसका आंसर है 6, C। इसका आंसर है C। C है, बाकी कुछ मैच नहीं कर रहा है, यही है, C है। फिर है
विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम मेटल का रिलेशन किसके साथ है? मैग्नीशियम मेटल का रिलेशन किसके साथ है? सोच के देखो। इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विद डैजलिंग वाइट लाइट। यस, इट बर्न्स इन मैग्नीशियम विद डैजलिंग वाइट लाइट। क्या कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है? ये गलत स्टेटमेंट है। कहीं भी एनसीईआरटी बुक में ये नहीं लिखा हुआ है इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, तो दिख ही रहा है कि ये गलत है। बाकी ऑप्शन छोड़ दो, जैसा है वैसा है। ये आगे 13 क्वेश्चन में 3:1 जब भी हम लोग बोलते हैं तो हम जानते हैं हम एक्वारेजिया के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक्वारेजिया के बारे में। तो concentrated HCl, nitric acid and a mixture of concentrated HCl and concentrated nitric acid in the ratio 3:1 were taken in test tubes A, B, C. A small piece of metal was put in each tube. ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब, 3 टेस्ट ट्यूब लिए गए, ओके, और दिख ही रहा है कि एक्वारेजिया एक में डाला गया है। ये मान लो सोल्यूशन है, इसमें डाला, इसमें डाला, इसमें डाला, यहाँ पे कोई मेटल है पता नहीं है। टेस्ट A एंड B में, टेस्ट ट्यूब A एंड B में कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। नो चेंज ऑकर्ड इन टेस्ट ट्यूब A एंड B, बट C डिजॉल्व हो जाता है, C पूरी तरह डिजॉल्व हो जाता है। अब बताओ ये C क्या है? ये Al नहीं हो सकता, ये कॉपर नहीं हो सकता, तो ये हो क्या सकता है? एक्वारेजिया ज्वेलरीज में यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा ज्वेलरी कहाँ यूज़ होता है? कौन सी ज्वेलरी, कौन सा वो रहता है मेटल? गोल्ड। गोल्ड क्या रहता है? Au। गोल्ड क्या रहता है? Au। ठीक है। 14 पे आओ। 14 रिएक्टिविटी सीरीज जैसा है, इसको तो याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बता ही देती हूँ। FeZn तो आएगा ही आएगा। कहाँ पे दिख रहा है FeZn? तो ये दिख रहा है A में, इसका आंसर है A। स्टार्टिंग का भी अगर 2 याद रखोगे ना तो हो जाएगा। 15 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बट डज नॉट रिएक्ट विद फरस सल्फेट? पापा कौन सा ऐसा है? मतलब बोल रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में कि मान लो कोई X है, ये रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, पर ये X रिएक्ट नहीं करता है फरस सल्फेट के साथ या फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट नहीं करता। इसका मतलब जो भी है ये Fe से स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई चीज़ Fe से स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा? तो इसका आंसर है लेड आयरन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इसलिए रिएक्ट करके डिस्प्लेस नहीं करेगा। ठीक है, ये भी हो गया। चलिए चलते हैं हम 16th क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? अरे सारे स्टेटमेंट्स को ना केमिकल रिएक्शन के रूप में अगर लिखोगे तो हो जाएगा। अगर नहीं भी लिखना है, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करके देखो कहाँ हो सकता है। देखो, जिंक सल्फेट एंड एल्यूमिनियम मेटल दिख ही रहा है, नहीं होने वाला, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग तो है नहीं। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो क्या करोगे? सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर को देखो, क्या रिएक्शन होगा? क्यों? क्योंकि सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन Au। सिल्वर नाइट्रेट इज कॉपर डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि कॉपर ज़्यादा रिएक्ट करता है सिल्वर से। तो कॉपर प्लस AgNO3 ये वाला रिएक्शन होगा। इसका आंसर होगा D। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल नॉट गिव H2 विथ H2O? बोलो कौन सा लगता है? Na तो नहीं होगा, तो ये Na बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, क्या हो सकता है? तो ये होगा कॉपर H2। क्यों? क्योंकि अगर आप रिएक्टिविटी में सीरीज पे देखोगे तो कॉपर बहुत पास में है। कॉपर हाइड्रोजन ऊपर है, उसके बाद कॉपर है, तो हाइड्रोजन मोर पावरफुल देन कॉपर, इसलिए ये नहीं दिलाएगा, ये हाइड्रोजन नहीं दे सकता।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वेरी पर्टिकुलर, ऐसे क्वेश्चन में बहुत दिमाग लगता है। फिर है फ्यू पार्टिकल्स ऑफ Zn आर ड्रॉप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, द करेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगा? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर पहले बताओ मेरे को। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो कलर होता है ना बेटा, ये होता है क्या? ब्लू। और जब रिएक्शन हो जाता है तो ये ग्रीनिश कलर में हो जाता है। क्या होता है? जो भी आएगा वो थोड़ा ना ग्रीनिश हो जाता है। जो भी देखते हैं हम लोग क्या आएगा। बोल रहे हैं Zn प्लस CuSO4, तो ये क्या हो जाएगा? ZnSO4 प्लस, बताओ इसका कलर थोड़ा ग्रीनिश हो जाता है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? ग्रीनिश लिखा नहीं हुआ है तो थोड़ा फेड हो गया है, इसका मतलब ब्लू से थोड़ा लाइट होता है तो ग्रीनिश होता है। इसका आंसर होगा ए। तो ये वाला देखो, एन एल्यूमिनियम स्ट्रिप इज केप्ट इमर्स्ड इन फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट में डाल दिए हैं, फेरस सल्फेट में एल्यूमिनियम डाल दिए, मतलब एल्यूमिनियम प्लस FeSO4 क्या आएगा? क्या आएगा? AlSO4 प्लस 3Fe, 3 क्योंकि 3 आता है पर इसके सामने यहाँ पे भी एक 3 आना चाहिए, नहीं 2 आना चाहिए, और यहाँ पे एक 2 आ जाएगा। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे एक 3 आ जाएगा। पर ये इक्वेशन वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें तुमको बोलना है, इसमें तुमको बोलना है कि क्या ऑब्टेन क्या होगा, ऑब्टेन क्या होगा। तो ग्रीन कलर सोल्यूशन चेंजेस टू ब्लू, ग्रीन सोल्यूशन स्लोली टर्न्स ब्राउन। ये ब्राउन क्यों होगा? क्योंकि ये एक्चुअली ब्राउन है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए बी, बी, क्योंकि ये एक्चुअली थोड़ा ग्रीनिश होता है। ये जान के रखो बस कि ये वाला जो रहता है ना फेरस सल्फेट, ये थोड़ा ग्रीनिश होता है कलर में, ये जान के, ये इंटरफेरेंस जैसा होता है। जब प्रैक्टिकल तुम लोग करोगे तो तब समझ आए। बहुत से स्कूल में तो प्रैक्टिकल भी ठीक से नहीं होता है, मैं जानती हूँ, बट जब होता है ना तो बहुत ध्यान देना कौन सा कलर चेंज होता है, क्योंकि ये इंटरफेरेंसेस में आ जाता है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी फ्रीली केप्ट इन कंटेनर मेड ऑफ सिल्वर एंड लीड। सोचने वाली बात। कभी कभी तो रखा जाता है, सिल्वर कंटेनर में तो रखा जाता है, पर लीड कंटेनर वाली बात सही नहीं लग रही है। तो इसका आंसर होगा पार्शियली ट्रू और या पार्शियली फॉल्स। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहाँ वी बिकम वेरी एम्बिग्युअस, पता नहीं क्या हो सकता है। ठीक है, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, बी वेरी केयरफुल। नहीं, इलेक्ट्रो, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे ना, तो ये फॉल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, में से कौन होता है जो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी नहीं होती? यहाँ पे 2 ऑप्शन है। मैंने दूसरा वाला नहीं लिखा, कोई नहीं, आप बताओ, थोड़ा ट्राई करो। ठीक है, इसको छोड़ दो, इस वाले को छोड़ दो, जस्ट स्किप इट। ठीक है, तो आज आप लोगों ने किया 21 MCQ क्वेश्चंस, एंड 21 MCQ क्वेश्चन प्री बोर्ड के पहले रोज अगर आप 20 MCQ करोगे ना तो आराम से आपके बोर्ड्स बहुत अच्छे से मार्क्स आएंगे, मतलब 80+ मार्क्स आ जाएंगे आप लोग के साइंस में। एटलीस्ट रोज पर रोज करना है, यू हैव टू बी इन टच विद इट। इसके बाद हम लोग चलते हैं, क्योंकि असर्शन रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था कि पहले असर्शन रीजनिंग के स्टेटमेंट्स को देख लेना अच्छे से, ज़रा देख लेते हैं। सॉरी, both A and R are true, are correct. A is the correct R is the correct explanation of A. B बोलता है दोनों करेक्ट है, पर R is not the correct explanation of A, मतलब रीजन बैकिंग नहीं देता है। C, A is true, R is false. D, A is false but R is true. चलो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिकल वायर मेड ऑफ सोडियम, पहला ही स्टेटमेंट गलत। सोडियम इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल वायर्स आर मेड बाय सोडियम, ये तो पूरी तरह गलत है, ऐसा नहीं होता है। इज बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, दोनों फॉल्स लग रहे हैं मेरे को तो, बट इसका आंसर सोडियम से देखिए, अगर
अगर सोडियम, अगर मान लेते हैं 1 मिनट के लिए असर्शन सही है, तो रीज़न को ज़रा ध्यान से पढ़ो कि सोडियम इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर वायर बना रहे हैं तो वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो कैसे सकता है, हाँ ना। अगर यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है ऑप्शन में ऐसा, तो हम अज्यूम कर लेते हैं असर्शन सही है, अज्यूम कर लेते हैं, तो रीज़न तो पूरा गलत ही हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा बी, इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है। When zinc is added to the solution of sodium sulfate solution, no changes occurs. Yes, होगा ही, रिएक्शन तो देते ही। थोड़ी देर पहले हम लोग किए ना, ये देखो ये वाला, ये तो रिएक्शन करता है रे भाई, ये रिएक्शन करते हैं। तो ऊपर का स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाता है। यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट के हिसाब से जब असर्शन ही रॉन्ग हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, डी। तो यहाँ पे 47 है डी। 49, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एसिडिक ऑक्साइड। हाँ, क्योंकि कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, एंड नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट तो सही है। नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स, हाँ ये सही है, बिल्कुल सही है। दोनों बैकिंग दे रहे हैं, तो जब दोनों बैकिंग देते हैं तो क्या आता है, ए। दोनों बैकिंग देते हैं तो ए आता है। आयनिक कंपाउंड्स, 50 क्वेश्चन। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ट्रू। Ionic compounds are compounds consisting of ions. नहीं, इसकी वजह से नहीं होता। दोनों के बीच देखो, आयंस के बीच में ना बहुत अच्छा क्या इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसकी वजह से ये बहुत अच्छे से टूटते नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है, लेकिन आर बैक नहीं कर रहा है। इसका आंसर क्या आना चाहिए, सी। इसका आंसर क्या आना चाहिए, सी। 51, एट हायर टेम्परेचर मेटल वायर्स हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। हो सकता है। बोथ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वेरी विद टेम्परेचर। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। क्या ये सच है, हाँ दोनों ही सच है। क्यों, क्योंकि तुमने फिजिक्स में ये पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था। वैसे तो जो इक्वेशन है हम लोग का, देखो हम लोग का जो इक्वेशन है R = रो L बाय ए, इसमें टेम्परेचर का कोई मेंशन नहीं है। लेकिन ये कॉमन सी बात है कि जब अगर टेम्परेचर हाई होता है तो बहुत ज़्यादा, मतलब जब करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होगा तो टेम्परेचर भी बहुत हाई होगा, तो शॉर्ट सर्किटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे घर में बहुत सारे अप्लायंसेस अगर एक बार हम लोग चलाते थे तो अचानक से फ्यूज़ ऑफ हो जाता है ना, तो सही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। 52 पे हो, प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। हाँ बिल्कुल सच। प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ये भी बिल्कुल सही। अगर रिएक्ट करते तो ज्वेलरी बन नहीं सकती, दोनों ही सही है। इलेक्ट्रिकल वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर। हाँ, कॉपर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नहीं, अगर बैड कंडक्टर होता तो कैसे बनता वायर, नहीं। तो इसका एक स्टेटमेंट देख लेती हूँ। A is true, R is false, तो इसका आंसर क्या आएगा, C। ठीक है। assertion, ओके। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन एलॉय, एलॉय क्या होता है, एलॉय होता है अगर हम कभी भी किसी मेटल प्लस मेटल या मेटल प्लस नॉन मेटल इनके मिक्सचर्स बनाते हैं तो इनको हम एलॉय बोलते हैं। जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज। और जब कभी भी याद रखना, अगर कोई भी मर्क्यूरी के साथ दोनों में से कोई एक मेटल मर्क्यूरी हो जाता है तो हम बोल देते हैं एमेलगम। जैसे मर्क्यूरी
प्लस जिंक। तो इसे क्या बोलेंगे पता है? इसे बोलेंगे जिंक एमेलगम। ठीक है, अब बताओ। एन एलॉय इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द मेटल्स इन मोल्टन फॉर्म। हाँ, ये भी पूरी तरह सच है, बट यहाँ पे आपको बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लेस देन ऑफ प्योर मेटल। नहीं, ये गलत है। देखो, सेमीकंडक्टर्स, या आप लोग 12th में जब जाओगे तो इंसेंट्रिक सेमीकंडक्टर्स डोपिंग के बारे में आप लोग पढ़ोगे। आप साइंस लोगे ना जब, तो आप डोपिंग के बारे में पढ़ोगे, जहाँ पे क्या होता है ना, एक मेटल मान लो, ये एक प्योर मेटल है, इसके अंदर अगर मैं थोड़ी सी इम्प्योरिटी डाल देती हूँ ना, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, अगर मैंने, इसका मतलब क्या है कि मैं एक एलॉय फॉर्म करने की कोशिश कर रही हूँ, तो कैसे मैं बोल सकती हूँ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। स्टेटमेंट अगर थोड़ा ध्यान से समझे हम लोग तो क्या होना चाहिए, एलॉय इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, ये सही है, पर दोनों रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर वाला भी सही है, ऊपर वाला भी सही, एक मिनट, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। एक्चुअली देखा जाए तो दोनों ओवरऑल सही है, पर दोनों एक दूसरे की कोई मतलब रिलेशन नहीं बन रहा है। तो इसका एक बार स्टेटमेंट देखते हो, इसका होना चाहिए बी, इसका होना चाहिए बी। बी मतलब दोनों सही है, लेकिन दोनों का कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा ख़त्म होता है। तो इस चैप्टर का एज अ सेट देखते हैं तो 10 असर्शन रीजनिंग एंड 20 MCQ, मतलब 30 का सेट हमने आज किया। तो आज के लिए इतना ही मैं करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट चैप्टर का लाऊंगी। मैं सर्किट्स के ऊपर बना रही हूँ। सर्किट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको अगेन सर्किट्स में बहुत दिक्कत आता है, तो उसका मैं ज़रूर बनाऊंगी, उसको आप ज़रूर देखिए, क्योंकि वो एक बिल्कुल स्पेशल टाइप का वीडियो होने वाला है, बिल्कुल स्पेशल। बहुत सारे सर्किट्स होते हैं, 10 के बच्चे तो नहीं जानते, पर जो 12 पे साइंस लेते हैं उनको पता है कि एक किरचॉफ लॉ बहुत कुछ होता है, जिसमें सर्किट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। 10th में तो इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा, 10th में बस बेसिक क्लियर करके जाना है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड चैनल में ट्यून इन रहना। ठीक है, बाय एंड ऑल द बेस्ट।